गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास का टॉपिक है शक्ति। शक्ति, पावर बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है राजनीति विज्ञान के लिए। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्राचीन समय से इसके बारे में बहुत बातचीत हुई है, बहुत डिस्कशंस हुए हैं और मॉडर्न आज तक भी इस पे कई तरह के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी शक्ति की जो डेफिनेशंस है, जो परिभाषाएं हैं, वो निरंतर बदलती रही है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये बहुत ही, इसको समझना बहुत क्रूशियल है, बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणाओं को स्वीकारा है। जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, मनु है, कौटिल्य है, उनको जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने दंड के रूप में शक्ति को स्वीकारा है। पूरा पूरा अर्थशास्त्र इसी बारे में कि कैसे दंड को, उनकी शक्ति की रक्षा की जाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उनके नियमों में किया जाए, इन सब इसी के बारे में चर्चा की गई है। और मनु ये मानते हैं कि दंड की जो दंड है वो ईश्वर की देन है और वही राजा है, और दंड के बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। दंड के भय के द्वारा ही व्यक्ति वो कर्म करता है जिसे उसे करना आवश्यक है, जिसे धर्म की संज्ञा दी गई है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जैसे सोक्रेटिस के टाइम की जो सोफिस्ट होते थे, वो मैकियावेली, हॉब्स, नीत्शे, हीगल, बोसांके और अभी मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, सभी ने अपने 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 हिसाब से अपनी जो उनकी थिंकिंग थी, उनके जो विचार थे, उसके हिसाब से शक्ति को डिफाइन किया है। जैसे थ्रैसिमिकस है, वही कहते हैं शक्तिशाली है का हित ही न्याय है। अगर जो भी शक्तिवान है उसका हित जो होगा वही न्याय कहलाता है। तो शक्ति को इस तरह से परिभाषित किया। मैकियावेली बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बिल्कुल शक्ति को सेंटर, केंद्र में लाके खड़ा किया कि उन्होंने प्रिंस, अपनी पुस्तक प्रिंस में डिफाइन किया कि जो शक्ति है वो क्या है। चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, हैरल्ड लासवेल, मैकाइवर, बायरस्टेड, कैप्लन, मॉर्गैंथो, ये बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को के लिए शक्ति की परिभाषा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। किन्हीं थिंकर्स ने, जैसे कैटलिन है, लासवेल है, मैकाइवर है, इन्होंने राष्ट्र शक्ति या राष्ट्र की शक्ति के आंतरिक रूप के बारे में ज़्यादा चर्चा की है। और जैसे मॉर्गैंथो है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के रूप में या एक देश के दूसरे देश के साथ में जो शक्ति का संबंध होता है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा की है। तो आइए हम जानते हैं कि शक्ति क्या है। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो शक्ति का अर्थ है, अलग अलग विचारकों ने अलग अलग अर्थ दिए हैं, और तो इन अर्थों को हम, इन परिभाषाओं को, इनको समझने के लिए हम इस रूप में इसको कह सकते हैं कि क्योंकि ये एक बहुपक्षीय तत्व है। जैसा कि मैकाइवर ने कहा कि शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है, तो हम इसको संक्षेप में ये जो मैंने पॉइंट्स दिए इस रूप में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला है बल प्रयोग के रूप में। जो प्राचीन भारतीय विचारक हैं उन्होंने शक्ति का अर्थ बल प्रयोग और दमन के रूप में स्वीकारा है। इवन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है उन्होंने भी इसको बल के प्रयोग के रूप में स्वीकार किया है, और ये मानते थे कि राजा का अधिकार है बल का प्रयोग करना, और इस बल के प्रयोग के द्वारा ही जस्टिस को मेंटेन किया जा सकता था या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता था। जो दूसरी पॉइंट है कि शक्ति क्या है, मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में। अब आप जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति क्या है? राज्य की नीति या राज्य को संचालित करने के तरीके, या राज्य में जो हो रहा है उसको समझने का तरीका,
राज्य की संस्थाओं को समझने के तरीके। तो इन सब चीज़ों को जो हम एनालाइज करेंगे, जब हम इन सब का अनुसंधान करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि जो मानव स्वभाव के बारे में किसी का क्या विचार है, इस पर निर्भर करता है कि वो संस्थाओं को, राज्य को किस तरह से परिभाषित करता है। और ये सामान्यतया स्वीकार किया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्ति में है शक्ति को पाने की चेष्टा करना। मानव की मूल प्रवृत्ति में है। अगर हम साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे, हम सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे, तो भी हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसके अंदर कहीं ये एक तत्व है, कहीं एक टेंडेंसी मौजूद है कि वो हमेशा वो चाहता है कि उसके पास शक्ति हो, वो उसके कहने से अन्य व्यक्ति उसका कार्य करें। तो ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है, ये शक्ति पाने की टेंडेंसी हर व्यक्ति में मौजूद है। तो हम शक्ति को एक बल प्रयोग के रूप में देख सकते हैं, और दूसरा कि ये एक मानवीय प्रकृति के रूप में, मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में भी देख सकते हैं। जो थर्ड है वो है शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व है। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, उसके रक्षा के लिए ये जो शक्ति है, इसका होना आवश्यक है। मान लीजिए एक स्कूल कॉलेज है, उसमें अगर नियम कायदे ना हो, तो नियम कायदे का मतलब क्या है कि अगर उन नियम कायदों को तोड़ा गया, अगर कोई उन रूल्स रेगुलेशंस को तो एक सज़ा तय की जाती है। ये सज़ा क्या है? दंड क्या है? ये शक्ति है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। शक्ति के बिना कोई व्यवस्था नहीं चल सकती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि शक्ति व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। तो हमने क्या देखा? शक्ति बल है, शक्ति एक स्वाभाविक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तीसरा कि ये व्यवस्था का निहित तत्व है, व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए शक्ति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो परिभाषा, जो एस्पेक्ट, जो हम शक्ति के बारे में बात कर सकते हैं, वो है कि शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। अब यहाँ पर जो चीज़ अपने को देखनी है वो ये है कि शक्ति का जो वास्तविक प्रयोग है वो दंड है, या हम जब वॉर, लड़ाई, युद्ध या पनिशमेंट देते हैं, सेना, पुलिस, ये शक्ति का वास्तविक रूप है। लेकिन जब हम राजनीतिक शक्ति को प्योरली, शुद्धतया हम राजनीतिक शक्ति की बात करेंगे, तो राजनीतिक शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। शक्ति में बल सदैव मौजूद रहता है, किंतु वह सामान्यतया बल का प्रयोग करती नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब सामान्य जनता यह अनुभव करती है कि शक्ति में बल निहित है, तो वह स्वेच्छा से उसका अनुकरण करती है। इस प्रकार सामान्यतया शक्ति द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु शक्ति बल प्रयोग का अधिकार रखती है और इसके बल के प्रयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। और रॉबर्ट बायरस्टेड ने इसी तरह से इसको परिभाषित किया है कि शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। शक्ति जो बल है वो शक्ति में अंतर्निहित है। शक्ति कभी भी बल का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो भय है कि कानून का उल्लंघन करने पे किसी प्रकार की सज़ा मिलेगी, यही अपने आप में रोकता है कानून के उल्लंघन से। शक्ति का जो भय है वो किसी भी व्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट, पहले वाले पॉइंट में हम बात कर चुके हैं। तो शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। नेक्स्ट है नियंत्रण के अर्थ में शक्ति। नियंत्रण के अर्थ में शक्ति, जैसे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शक्ति का जो संबंध है नियंत्रण से है। उनका मत है कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है और उसके व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। इस रूप में शक्ति राजनीतिक सत्ता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में तालमेल स्थापित करती है और इस प्रकार समाज में व्यवस्था की स्थापना करती है। मॉर्गेंथो ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण के रूप में
और मैकाइवर ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण की क्षमता के रूप में स्वीकार किया है। तो नियंत्रण यानी कंट्रोल। अब शक्ति कैसे कंट्रोल करेगी कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे अगर हम जब राज्य हम ये मानते हैं कि जैसे आप वीज़ा एग्जाम्पल है वीज़ा का, कि आपको जब तक किसी दूसरे देश का वीज़ा नहीं मिलता है या उसके जो कंट्रीज़ के लॉज होते हैं उसके हिसाब से आप उस देश में एंटर नहीं कर सकते। ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल नियंत्रण का, कि आपकी जो मोबिलिटी है, आप कौन से देश में किस देश में एंटर कर सकते हैं, इसके ऊपर नियंत्रण है, क्योंकि उस राज्य के पास शक्ति है। तो नियंत्रण के अर्थ में शक्ति को लिया जाता है, एक तो नियंत्रण की क्षमता के रूप में और एक नियंत्रण के रूप में शक्ति को लिया जाता है। जैसे मैंने कहा, मॉर्गेंथु और मैकाइवर ने इन दोनों ने ही इसी अर्थ के साथ जोड़ा है कि मॉर्गेंथु ने कहा कि शक्ति व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण है और मैकाइवर कहते हैं शक्ति के ऊपर नियंत्रण की क्षमता के रूप में। व्यक्ति क्या करे क्या नहीं कर सकता, इसका जो नियंत्रण है, इसका जो कंट्रोल है, ये शक्ति है। फिर हम बात करते हैं मूल्य के अर्थ में शक्ति को मूल्य के रूप में भी स्वीकारा गया है, किंतु जहाँ कुछ विद्वानों ने इसे यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकारा है, वहाँ ही कुछ अन्य विद्वानों ने इसे आदर्शवादी मूल्य के रूप में मान्यता दी है। कुछ इस मूल्य यानी यहाँ पर हम जो वैल्यू की बात करें, यहाँ पे प्राइस वाली बात नहीं है, मूल्य यानी मान्यता, जिसको हम प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो आदर्शवादी मूल्य भी स्वीकारा गया है ये, और यथार्थवादी भी। जहाँ प्राचीन यूनानी सोफिस्ट ने इसको शक्तिशाली का हित ही न्याय कहा है, दूसरी ओर मॉर्गेंथु ने शक्ति को एक यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकारा है। तो ये जो शक्ति है, ये मूल्य मानी गई है यथार्थवादियों के द्वारा भी और आदर्शवादियों के द्वारा भी। सो नाउ वी नो कि शक्ति क्या है। शक्ति शक्ति बल है। शक्ति एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मनुष्य व्यवस्था के लिए अनिवार्य है, उसका निहित तत्व है, वो बल प्रयोग की संभावना है, और वो नियंत्रण है, और वो एक मूल्य है। सो वो शक्ति क्या है? शक्ति में बल निहित है, बल का अस्तित्व है उसमें। उसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। शक्ति के द्वारा एक व्यवस्था का चलना या बने रहना संभव है, उसके बिना असंभव है। और शक्ति में ये बल प्रयोग की संभावना अगर दंड के रूप में हमेशा बनी रहती है, और ये एक मूल्य है जिसे